हैं ऐसे। और कर्मठता में आदरणीय गडकरी जी बहुत काम करते हैं। हम तो कुछ है नहीं, पर वो ऐसा वो मानते हैं कि आचार्य जी आप भी ऐसे ही मेरी तरह लगे रहते हो, ये मेरे लिए उनकी तरफ से बहुत बड़ा सम्मान है। वो ऐसा मानते हैं, हमारे लिए ऐसा भाव रखते हैं। तो हमारे श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति बहुत ही गुरु भाव रखते हैं। ऐसे यशस्वी हमारे केंद्रीय मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप उद्बोधन दें। यहाँ से एक बार आप सब गडकरी जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। और वर्चुअली हम सब आपको देख पा रहे हैं। अब हम सुनने के लिए लालायित हैं आदरणीय गडकरी जी। हम सुनने के लिए लालायित हैं आदरणीय गडकरी जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री शेर बहादुर जी, परम आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी आदरणीय माधव कुमार जी, योग विज्ञान में और आयुर्वेद में पूरे विश्व में जिन्होंने हमारे योग विज्ञान को और आयुर्वेद को यशस्वी रूप से पहुंचाया है, ऐसे हमारे सबके आदरणीय स्वामी बाबा रामदेव जी, योग विज्ञान और आयुर्वेद में रिसर्च के आधार पर जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, ऐसे आचार्य बालकृष्ण जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण, सभी अतिथिगण और विशेष रूप से कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई बहनें, नेपाल के सभी प्रतिष्ठित, विशेष रूप से पातंजलि के साथ जुड़े हुए सभी महानुभाव और सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत अच्छे इस कार्यक्रम में बाबा जी ने मुझे शरीक होने का मौका दिया है। मैं सबसे पहले हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री जी को और नेपाल की जनता को मैं भारतवासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और विशेष रूप से उनका अभिनंदन भी करता हूं। मेरा विश्वास है कि पूरे विश्व में कोविड-19 के कारण हमें सबको बहुत तकलीफ हुई है। हम अक्सर ये बात कर रहे हैं कि कोविड-19 का संकट बहुत गहरा था, पूरे विश्व पर था। भारत में भी हमने उसका सामना किया है और नेपाल में भी नेपाल की जनता ने भी इस संकट का सामना किया है। हमारे देश में काफ़ी बड़े प्रमाण पर इस संकट का सामना करते हुए एक प्रकार की परीक्षाएं भगवान ने हम सब की ली है और यही परिस्थिति विश्व में रही है। नेपाल की जनता ने भी इस धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ इस संकट का सामना किया और जैसे भारत में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हो, मेडिकल पैरामेडिकल फोर्सेस हो, डॉक्टर हो, नर्सेस हो और स्वामी जी जैसे अनेक संस्थाएं जो योग विज्ञान के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा समाज का प्रबोधन भी कर रहे थे और विशेष रूप से समाज को सहायता भी कर रहे थे और प्रेरणा दे रहे थे, पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे थे कि इस संकट पर हम आयुर्वेद के आधार पर, योग विज्ञान के आधार पर मात करेंगे। जिस प्रकार से भारतवर्ष में काम हुआ, उसी प्रकार से नेपाल की जनता ने भी बड़े धैर्य के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ ये काम किया है और नेपाल की सरकार ने भी जनता को इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को, उनकी सरकार को, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, मेडिकल फोर्सेस, हेल्थ सर्विसेज, डॉक्टर, नर्सेस और सभी जनता को और सामाजिक भाव से जिन जिन संस्थाओं ने इस संकट को निवारने के लिए काम किया है, वो नेपाल के सभी मेरे भाई और बहनों को हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करता हूँ, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हमारे इतिहास में 3 बातें महत्वपूर्ण होती है। एक है इथिक्स, दूसरी है इकोनॉमी, हमारे और तीसरी इतिहास में 3 बातें महत्वपूर्ण होती है और ये तीनों ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण। दूसरी है इथिक्स के बारे में तो मुझे पता है कि भारत हो, नेपाल हो, हमारा रिश्ता बहुत पुराना है।
हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत हमारी शक्ति है और इसी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास दोनों देशों के द्वारा लगातार होता है। विश्व में हमारी संस्कृति, हमारी इतिहास, हमारी विरासत दुनिया के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। विशेष रूप से हमारी जड़ी बूटियों से संपन्न आयुर्वेद का विज्ञान और विशेष रूप से हमारे ऋषि मुनियों ने दिया हुआ योग विज्ञान, इसमें लगातार विकास हो रहा है। एक बात कही जाती है कि चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता, और आचार्य बालकृष्णन जी ने और बाबा रामदेव जी ने बहुत ही प्राथमिक अवस्था से लेकर इन दोनों क्षेत्र में अभूतपूर्व ऐतिहासिक और विश्वमान्य ऐसा कार्य खड़ा किया है। आज लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। दुनिया में केमिकल बेस अलग अलग प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन हो, टूथपेस्ट हो, दवाइयाँ हो, उसकी कमी नहीं है। हम सभी विज्ञानों का हम सम्मान करते हैं, और मैं तो अक्सर एक बात सभी हमारे मित्रों को और सभी भारतवासी मित्रों को कहने का प्रयास करता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि कोई वेस्ट नहीं है। हमारे देश में अगर कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी आती है, लीडरशिप आती है, विजन आती है, तो हम उस वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो ज्ञान पावर की बात हम कर रहे हैं, जो हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से आयुर्वेद के रूप में, योग विज्ञान के रूप में हमें मिला है, उसका विशेष रूप से संशोधन, रिसर्च आचार्य बालकृष्णन जी ने विशेष रूप से स्वामी बाबा रामदेव जी के मार्गदर्शन में किया। उन्होंने केवल किया ऐसा नहीं है, उन्होंने अपनी लेबोरेटरी तैयार की, अपने रिसर्च तैयार किए, अपने फॉर्मुलेशंस तैयार किए, जंगलों में जो हमारी जड़ी बूटियाँ थी उसका संशोधन किया, और नेपाल में हो, भारत में हो, उनको ढूंढने का काम किया, और उसके ऊपर प्रयोग करके जनता को राहत दिखाई कि ये उपयोग करने से, सेवन करने से आपको इसके स्वास्थ्य में कैसे फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है इसका सुधारण अपने रिसर्च के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, प्रैक्टिकली सक्सेस स्टोरी बनाकर बाबा रामदेव जी ने और हमारे आचार्य बालकृष्णन जी ने सिद्ध करके दिखाया। मैं जब जब भी विदेशों में जाता हूँ तो मैं अक्सर वहाँ के लोगों को कहता हूँ कि हमारे योग विज्ञान और आयुर्वेद के राजदूत अगर वर्ल्ड में कोई है तो आचार्य बालकृष्णन जी और बाबा रामदेव जी है, कि जिन्होंने आयुर्वेद और योग विज्ञान की पताका 7 समुंदर के आगे जाकर भी दुनिया में पहुँचाई है। और ये हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत का ज्ञान है, जिसका संबंध भारत और नेपाल दोनों देशों से है। ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अभिमान का विषय है, और मुझे खुशी है कि उसी के उपलक्ष्य में लोगों का प्रबोधन, क्योंकि प्रबोधन, प्रशिक्षण, लोक प्रबोधन, लोक शिक्षण और लोक संस्कार, इससे ही समाज निर्माण होता है, इससे ही देश निर्माण होता है। आस्था चैनल हो, चाहे पातंजलि के माध्यम से लोक प्रबोधन का कार्य हो, ये कोई व्यवसाय नहीं है। ये समाज को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ स्वास्थ्य के विषय में समाज को जगाकर उसको सही दिशा में ले जाकर एक सस्टेनेबल सोसाइटी को बनाने का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प में एक प्रयास है। और ये प्रयास मैं जानता हूँ कि बाबा रामदेव जी कोई उद्योगपति नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई प्राइवेट पैसा कमाने के लिए उन्होंने ये सब शुरू नहीं किया है। ये एक मिशन है, और मिशन जो है वो हमारे संस्कृति, इतिहास और विरासत से जुड़ा हुआ है। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, और स्वास्थ्य विषय हमारे विश्व के, पूरे विश्व की जनता को आराम मिले, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, यही भावना स्वामी रामदेव जी के मन में है,
और यही भारतीय इतिहास संस्कृति विरासत का प्रतीक भी है और यही हमारा भाव है। और नेपाल में भी हम जिस भाव से आप लोग काम कर रहे हैं वो भाव और हमारे भाव में कोई अंतर नहीं है। मुझे विश्वास है कि नेपाल के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली नेपाल बनाने का वो पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे नेपाल को हो, भारत को हो, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त करना, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना और हमारे समाज का जीवन सस्टेनेबल, सुखमय हो, निरोगी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, विशेष रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, उद्योग व्यवसाय के क्षेत्र में हो, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति मिले और अच्छा जीवन सबको प्राप्त हो और विश्व का कल्याण हो, यही भाव हमारी संस्कृति, इतिहास, विरासत से हमको मिला है। और मुझे खुशी है कि नेपाल में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसी भाव में जनता को दिशा दर्शन देकर यशस्वी रूप से कार्य भी हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आचार्य जी जैसे भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बाबा जी अच्छा काम कर रहे हैं, उसी आयुर्वेद का नेपाल में भी उसका अध्ययन है। नेपाल में भी जंगलों में जड़ी बूटियाँ, क्योंकि हिमालय में ही ये जड़ी बूटियों का निवास स्थान है और इसलिए रिसर्च, ट्रेनिंग, प्रबोधन, प्रशिक्षण और उसके साथ समाज संस्कार, इसको वहाँ भी बहुत बड़ा अवसर प्राप्त है। और दोनों जगह पर पातंजलि योग विद्यापीठ के द्वारा निश्चित रूप से ये प्रबोधन प्रशिक्षण करके हमारे समाज के स्वास्थ्य जीवन को सुखमय, निरोगीमय करने का एक भाव आचार्य बालकृष्णन जी और मानता हूँ कि यही भाव, और मैं मानता हूँ कि यही भाव निश्चित रूप से अभी हमारे पूर्व मंत्री वहाँ बात कर रहे थे, तो वह कह रहे थे कि कोविड के कार्यकाल में योग के कारण मुझे कोविड की कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं भी पिछले कुछ दिनों से लगातार कोविड के बाद प्राणायाम करता हूँ। आज भी मैं प्राणायाम करके आया हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया। मुझे इतनी खुशी है कि मैं पहले लाल किले पर जब हमारा कार्यक्रम होता था स्वातंत्र्य दिन का, तो वह जब मैं जिन्हें चढ़ता था पायरिया, तो 3 जगह रुकता था, पर अब मैं पूरी तरह चढ़ते हुए चला गया, क्योंकि एक प्रकार से मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हुआ। हमारी आयुर्वेद में, हमारी योग विज्ञान में, हमारी प्राणायाम में, हमारी साधनाओं में बहुत बड़ी ताकत है और ये ताकत ये इसका प्रचार पूरे विश्व में करना, ये भारत और नेपाल में जो लोग इस विषय को मानते हैं उनका सबका परम कर्तव्य भी है। और बाबा जी और बालकृष्णन जी भी लगातार इस बात को दुनिया को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि हर विज्ञान अपने हिसाब से सही है, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, योग विज्ञान हो, आयुर्वेद हो। अब हमारे इसमें सभी को सम्मान करते हुए जिसका फ़ायदा जिसको जिस प्रकार से होगा, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, स्वास्थ्य को आराम पड़ेगा, उस पद्धति का उपयोग करने का हमें अधिकार भी है। पर एक बात जरूरी है कि अगर एक पद्धति से उपाय भी होता है पर अगर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो दुष्परिणामों से भी हमको बचना होगा। और इसलिए आजकल हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को कम कर रहे हैं, हम नहीं के बराबर उसका उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हेल्थ सेक्टर में, हमारे सभी प्रकार के जीवन पद्धति में मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति हमारी है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड जीवन पद्धति और वैल्यू बेस्ड विशेष रूप से हमारी जीवन पद्धति और परिवार पद्धति ने हमारे जीवन को एक डिसिप्लिन, एक निश्चित रूप से जो डिसिप्लिन दी है वो हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है। और उसी के साथ साथ योग का उपयोग करना, प्राणायाम का उपयोग करना, कपालभाति का उपयोग करना, ये सब सुदर्शन क्रिया का उपयोग करना, प्राणायाम करना, योगासन करना, और उसके साथ साथ आयुर्वेद में विशेष रूप से रिसर्च करके ऋषि मुनियों की विरासत से, बाबा जी, आचार्य जी के संशोधन से बहुत ही संपन्न हुई जो प्रक्रिया है, उसके आधार पर उस वनस्पतियों का सेवन करना और उससे अपने जीवन को शक्तिशाली, सुखमय, निरामय, निरोगी बनाना और समाज के लिए, देश के लिए अच्छा कार्य करना,
यही हमारी प्रेरणा है, यही हमारा विचार है, यही हमारा चिंतन है। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि आज नेपाल में मैं जब पिछली बार आया था तो बाबा जी, मैं आपके कहने पर मैं आपके उस वास्तु में भी गया था। वहाँ के लोगों में जो जिस प्रकार से निष्पृह निस्वार्थी भाव से जनता की कल्याण के लिए आयुर्वेद और योग विज्ञान को लेकर जो प्रचार कर रहे हैं वो मैंने देखा था। और आज उसी जगह पर आपका भव्य एक इमारत का भी निर्माण हुआ, टीवी चैनल का भी यहाँ शुरुआत हुई है। तो योग विज्ञान और आयुर्वेद का प्रसार नेपाल की जनता को स्वस्थ जीवन की ओर लेके जाएगी। सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनको सुखमय निरोगी निरामय जीवन प्राप्त होगा और आपके मार्गदर्शन से उनके जीवन को समृद्ध संपन्न होगा। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से इकोनॉमी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट बढ़ेगा और नेपाल एक समृद्ध संपन्न समाज जीवन निर्माण होगा। क्योंकि नेपाल हमारा मित्र देश है। नेपाल की जनता और भाई बहनों जैसे हमारे रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं। इसलिए मैं निश्चित रूप से नेपाल की संस्कृति, इतिहास, विरासत इसको मानता हूँ। पशुपतिनाथ की भव्य ऐतिहासिक पवित्र भूमि हमारी श्रद्धा का ऐसा एक स्थान है कि हम पशुपतिनाथ के आशीर्वाद से हम भी संपन्न होते हैं, समृद्ध होते हैं। उस पवित्र भूमि पर आज मैं आने वाला था, पर कुछ कारणवश मैं नहीं आ पाया हूँ। मैं आप सबकी, प्रधानमंत्री जी की, आचार्य जी की, आप सबकी हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। और आखिरी में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत में तो हम रास्ते का निर्माण कर रहे हैं, पर भगवान प्रभु रामचंद्र हमारे संस्कृति और आस्था के प्रतीक हैं। हम भारतीयों का सपना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। उस राम मंदिर के कार्य का भी शुभारंभ हुआ है, पर अयोध्या में आना भी आसान हो। नेपाल से भी हमारे भाई बहनें, परिवार सब वहाँ के अयोध्या तक आए और नेपाल और भारत के बीच में एक बेहतर रोड की कनेक्टिविटी बने। इसके लिए हम लोग 20,000 करोड़ ये जो राम जानकी मार्ग है इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। हमारे भारत और नेपाल के बीच के सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत घनिष्ठ हैं। और मेरा विश्वास है कि हमारी सरकार के द्वारा अयोध्या से जनकपुरी तक जो सड़क का निर्माण कार्य हम कर रहे हैं वो अच्छी सड़क बनाकर बहुत मजबूती मिलेगी। और मैं तो जहाँ जहाँ नेपाल और भारत के रोड से जो भी सड़कें हैं उनको प्राथमिकता से अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा राम जानकी परियोजना में करीब 2,000 करोड़ की लागत, 20,000 करोड़ की लागत से हम 436 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर और 4 लेन सड़क का निर्माण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राम जानकी मार्ग परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश में 213 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है। अयोध्या से गोरखपुर जिले के बरहलगंज तक 152 किलोमीटर का मार्ग 2023 तक बन जाएगा। बरहलगंज से देवरिया जिले के मेहरोना घाट तक 61 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम इस साल आरंभ हो जाएगा, जो नेपाल जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ विशेष रूप से बिहार में राम जानकी मार्ग परियोजना के तहत 223 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य हम कर रहे हैं, जो नेपाल तक आने वाला है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सीवान तथा पूर्वी चंपारण जिले के चकिया तक 78 किलोमीटर सड़क का कार्य निर्माण हो गया है। और शिवहर से सीतामढ़ी जिले के बिहटा चौक जो नेपाल की सीमा है वहाँ 63 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य भी 2022 तक पूरा हो जाएगा। और बिहटा चौक यानी नेपाल की सीमा है और ये सीतामढ़ी हमारी सीता माँ के लिए उसका जन्म स्थान है। और इसके लिए निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि ये मार्ग राम जानकी मार्ग नेपाल और भारत के बीच में एक सांस्कृतिक एकता को निर्माण करेगा। सीवान से चकिया तक 82 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का काम जोरों में शुरू है। और सीतामढ़ी जिले के बिहटा चौक से जनकपुर नेपाल तक 12 किलोमीटर अच्छी सड़क बन जाने से अयोध्या से जनकपुर तक यानी प्रभु रामचंद्र का जन्म स्थान से लेकर हमारी सीता माँ की जन्म स्थान तक जनकपुर तक आना जाना आसान हो जाएगा। और भारत और नेपाल के बीच में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक संबंध भी इसके कारण निर्माण होगा।
इस मार्ग के बनने से पर्यटक और दर्शनार्थियों को यहाँ आने की सुविधा होगी और आर्थिक और सामाजिक लाभ होगा। इसके साथ साथ मुझे और एक बात का विश्वास है कि भारत सरकार की ओर से हमने विशेष रूप से भगवान गौतम बुद्ध का बुद्ध सर्किट का भी काम लगभग जोरों में शुरू किया है, काफ़ी पूरा हुआ है। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म जहाँ हुआ, भगवान गौतम बुद्ध को जहाँ बुद्ध धर्म का संदेश मिला, भगवान गौतम बुद्ध ने जहाँ उनका वास्तव्य रहा और भगवान गौतम बुद्ध से विशेष रूप से उनका वहाँ महापरिनिर्वाण हुआ, जितनी ऐसी 7-8 जगह प्रमुख थी, सारनाथ से लेकर सभी, उन सब जगह को हमने अच्छे रोड से जोड़ा है और वाराणसी का और कुशीनगर का एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल बन गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुशीनगर के एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और इसलिए दुनिया के हमारे सभी बौद्ध धर्मीय बंधु अब डायरेक्ट भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो मेरा विश्वास है, एक तरफ प्रभु रामचंद्र की इतिहास, विरासत, संस्कृति जो हमारी प्रेरणा है, दूसरी ओर पूरे विश्व को शांति, अहिंसा, सत्य और इसका मार्ग दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध, ये दोनों संस्कृति हमारी भारत और नेपाल के इतिहास, संस्कृति और विरासत की सबसे बड़ी ताकत है। दोनों देशों में प्रभु रामचंद्र के प्रति और भगवान गौतम बुद्ध के प्रति परम आदर है, भगवान के रूप में उसकी स्वीकृति है और इसलिए दोनों भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए इस संस्कृति को और मजबूत करते हुए हमारे बाबा जी ने और आचार्य जी ने आयुर्वेद और योग विज्ञान के आधार पर नए युग में जाते हुए विश्व में आयुर्वेद और योग विज्ञान को तो पहुंचाया, वो हमारे यशस्वी राजदूत हैं, पर नेपाल में विशेष रूप से इसी पूरे विश्व का कल्याण हो, सर्वे पे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, इसी भाव से आचार्य जी ने और बाबा जी ने नेपाल में भी अपने कार्य का शुभारंभ करके आज जो भव्य निर्माण किया है, इस बात का मुझे बहुत अभिमान है। मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर से एक बार नेपाल की जनता को हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कार्यक्रम में शरीक हुए सभी पूर्व प्रधानमंत्री, मंत्री, सभी वहाँ के सांसदगण, नेपाल कांग्रेस के पदाधिकारीगण, अतिथिगण और नेपाल की जनता और भाई बहनों को मैं वहाँ प्रत्यक्ष रूप से आकर आपका दर्शन नहीं ले सका, इसलिए क्षमा मांगता हूँ। पर फिर से एक बार आप सबको हाथ जोड़कर आपको बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ और भगवान गौतम बुद्ध, प्रभु रामचंद्र और हमारे सब भगवानों के प्रति मैं प्रार्थना करता हूँ कि नेपाल की जनता को भी एक सुखमय, निरोगी और सुखी, समृद्ध, संपन्न जीवन मिले और उत्तर संस्कृति, इतिहास, विरासत, इथिक्स के रूप में हमारी तो प्रेरणा है ही। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में तो ऐसा है कि वहाँ से तो बहुत अच्छा नेपाल का जो पूरा क्लाइमेट है वो विश्व के आकर्षण का केंद्र है। और अब तो मैं पिथौरागढ़ से, हिंदुस्तान से भी मानस सरोवर के लिए रोड बनाने का काम 90% पूरा किया है और मेरा विश्वास है आपकी सहयोग से, नेपाल के प्रधानमंत्री जी के सहयोग से निश्चित रूप से हम हिंदुस्तान से भी, पिथौरागढ़ से भी रामानस सरोवर तक दर्शन करने के लिए भारतीय जा सकेंगे और फिर नेपाल भी आ सकेंगे। तो एक प्रकार से ये हमारी सांस्कृतिक एकता, ये दृढ़ता, ये विरासत हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री जी को भी हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूँ, जनता को भी, नेपाल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और निश्चित रूप से मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार हूँ। फिर से एक बार आप सबका जीवन निरोगी रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, प्रगति और विकास निरंतर होता रहे और नेपाल की भी जनता लगातार निरोगी जीवन के साथ आर्थिक विकास की ओर भी आगे बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।